हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल द इकोनॉमिक्स हब। सो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे एक न्यू टॉपिक दैट इज़ 4 सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। सो हम ऑलरेडी क्लास 11th में इकोनॉमी के बारे में पढ़ चुके हैं दैट व्हाट इज़ इकोनॉमी। तो आप सभी को याद होगा कि इकोनॉमी क्या होता है। इकोनॉमी एक सिस्टम है, एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम अपनी लिविंग अर्न कर सकते हैं या मनी अर्न कर सकते हैं या डिफरेंट टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर सकते हैं। सो वी कैन से दैट इकोनॉमी is a place or platform where we can perform different type of economic activities to complete our living. ओके तो ये जो इकोनॉमी है उसका कॉन्सेप्ट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन अभी हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कि इकोनॉमी जो है वो कितने सेक्टर्स से मिलके बनी है। सो मेनली किसी भी एक इकोनॉमी में 4 सेक्टर्स होते हैं, ठीक है। वैसे तो इकोनॉमी को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। एक होती है 2 सेक्टरल इकोनॉमी, एक होती है 3 सेक्टरल इकोनॉमी एंड थर्ड होती है आपकी ओपन इकोनॉमी, ठीक है। तो मैं अभी आपको ये सारे टर्म्स बताऊंगी। तो सबसे पहले अगर हम बात करें 4 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी की, यानी एक इकोनॉमी में कौन कौन से 4 सेक्टर्स होते हैं जिनको मिलाकर पूरी एक इकोनॉमी बनती है, जिसमें कि जब भी हमको नेशनल इनकम काउंट करनी होती है या एम्प्लॉयमेंट, जीडीपी, कोई भी वेरिएबल काउंट करना होता है तो हम सारे सेक्टर्स को इसमें क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 4 सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। इट मीन्स एक इकोनॉमी में कौन कौन से सेक्टर्स होते हैं 4, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 4 सेक्टर्स के बारे में बात करेंगे। तो देखो, सबसे पहला सेक्टर जो होता है किसी भी इकोनॉमी का, दैट इज हाउस होल्ड सेक्टर। ओके, किसी भी इकोनॉमी का जो सबसे पहला सेक्टर है उसको हम क्या बोलते हैं, हाउस होल्ड सेक्टर। और इसको अच्छे से समझने के लिए सिंपली आप क्या लिख सकते हो, कंज्यूमर्स। क्लियर है? अभी आपको समझ में आ गया होगा कि हाउस होल्ड सेक्टर कौन सा सेक्टर होता है जिसमें कि हमारे सारे कंज्यूमर्स इन्वॉल्व होते हैं। एंड सेकेंड सेक्टर इज प्रोड्यूसर सेक्टर। प्रोड्यूसर सेक्टर, ओके, यानी इसमें हमारे सारे प्रोड्यूसर्स आ जाते हैं। एंड थर्ड वन इज गवर्नमेंट एंड फोर्थ वन इज रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ओके। सो देखो, हमने जो इकोनॉमी का मीनिंग पढ़ा था तो हमने क्या पढ़ा कि इकोनॉमी एक ऐसा एरिया, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम अपना मनी अर्न कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। अब आपको पता है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, वो एक्टिविटीज़ जो हम मनी अर्न करने के लिए कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि हम कहीं जॉब कर रहे हैं, हमने कोई प्रोफेशन अडॉप्ट किया है, हम किसी बिजनेस को रन कर रहे हैं, तो ये सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं जहाँ से हमको मनी अर्न होगा, ठीक है। तो सबसे पहले उस इकोनॉमी में सबसे पहला सेक्टर कौन सा होगा, हाउस होल्ड सेक्टर होगा। हाउस होल्ड सेक्टर का मतलब क्या होता है, हाउस होल्ड सेक्टर वो सेक्टर होता है जिसमें कि हमारे सारे कंज्यूमर्स इन्वॉल्व होते हैं। हाउस होल्ड सेक्टर में जो कंज्यूमर्स हैं वो करते क्या हैं, इकोनॉमी में क्या रोल प्ले करते हैं, जो भी प्रोडक्शन होता है गुड्स एंड सर्विसेज का, ठीक है। अब एक प्रोड्यूसर गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस कर लेगा, लेकिन सपोज करो कि हमारे कंट्री में हाउस होल्ड सेक्टर नहीं है, कंज्यूमर्स नहीं है, तो क्या प्रोड्यूसर को कोई भी प्रॉफिट होगा, कोई भी बेनिफिट होगा प्रोडक्शन करने से? ऑब्वियसली नॉट, क्योंकि वहाँ पे उन चीज़ों को कोई कंज्यूम करने वाला नहीं है। तो सबसे पहले किसी भी इकोनॉमी में कौन इंपॉर्टेंट होता है, हाउस होल्ड सेक्टर, कंज्यूमर्स इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि जब तक गुड्स एंड सर्विसेज का कंजप्शन नहीं होगा हमारी जो एक्टिविटीज़ हैं वो आगे नहीं जाएंगी। लाइक इनकम नहीं होगी किसी को, ठीक है, जीडीपी की ग्रोथ नहीं होगी। जब कंज्यूमर्स ही नहीं है या बहुत कंज्यूमर्स कम हैं तो प्रोडक्शन ही हम कम करेंगे, तो ठीक है। तो सबसे पहला जो सेक्टर है दैट इज़ हाउस होल्ड सेक्टर। सिंपल है, इसमें हमारे कंज्यूमर्स होते हैं, यानी दिस कंसिस्ट कंज्यूमर्स, यानी इसमें आपके कंज्यूमर्स आते हैं हु यूज़ गुड्स एंड सर्विसेज। और ये लोग क्या करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज को यूज़ करते हैं, कंज्यूम करते हैं। क्लियर है? और हम क्या लिखेंगे हाउस होल्ड सेक्टर में कि हाउस होल्ड सेक्टर जो होता है वो प्रोड्यूसर को क्या प्रोवाइड करता है, फैक्टर सर्विसेज, या आप बोल सकते हो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड करता है। सो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, this sector also provides factor services and
फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा कंजेस्टेड है, नेक्स्ट पॉइंट हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सो फैक्टर्स ऑफ सर्विसेज और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन भी प्रोवाइड करता है आपका हाउस होल्ड सेक्टर। इसका मतलब क्या हो गया, सबसे पहले हम बात करेंगे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं। तो सिंपल है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं आपके जिनकी हेल्प से आप किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन कर सकते हो, दैट इज लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप एटसेट्रा, ठीक है। यानी लैंड, लेबर, इनका मतलब आपको पता होगा। लैंड का मतलब क्या हो गया, जहाँ पे जिस जगह पे आप अपना प्लांट इस्टेब्लिश करोगे। लेबर यानी ह्यूमन रिसोर्स, कैपिटल यानी मनी, मशीनरी, एसेट्स, एंटरप्रेन्योरशिप यानी आपकी स्किल्स जिनका यूज़ करके आप अपने बिजनेस को ग्रो करोगे। तो ये सारे जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं ये आपको कहाँ से मिलते हैं। एक प्रोड्यूसर, मान लीजिए आप एक प्रोड्यूसर हो तो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपके पास हों, ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट नहीं है। मान लीजिए चलो आपके पास लैंड है, आपके पास कैपिटल मनी है, आपके पास स्किल्स हैं, लेकिन आपको लेबर तो हायर करनी पड़ेगी, है ना। कब प्रोडक्शन कराओगे तो सारा प्रोडक्शन आप अकेले नहीं कर सकते, आपको ह्यूमन रिसोर्स की नीड होगी। तो ये लेबर आएगी कहाँ से, हाउस होल्ड सेक्टर से आएगी। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको अपने बिजनेस को रन करने के लिए लैंड की नीड होती है, वो लैंड जो है रेंट करते हैं, ठीक है, बहुत सारे रेंटल लैंड्स लेते हैं वो। तो उसके लिए क्या होता है, लैंड हम कहाँ से लेते हैं, हाउस होल्ड सेक्टर से लेते हैं। कैपिटल यानी मनी, फाइनेंस, जैसे कैपिटल इशू कराने के लिए बहुत सारी कंपनी शेयर्स एंड डिबेंचर्स इशू करती हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको कहाँ से मिलती हैं, हाउस होल्ड सेक्टर से मिलती हैं। तो ये हो गया आपका फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब हमने दूसरी बात करी कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के साथ साथ हमारा जो हाउस होल्ड सेक्टर है वो प्रोड्यूसर सेक्टर्स को क्या प्रोवाइड कराता है, फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड कराता है, ठीक है। अब बात आती है फैक्टर सर्विसेज क्या होती हैं। तो फैक्टर सर्विसेज का मतलब भी यही हो गया कि मतलब आप एक प्रोड्यूसर हो, आप प्रोडक्शन करने जा रहे हो तो आपको बहुत सारी चीज़ों की नीड होगी। लाइक अभी मैंने बताया, आपको कैपिटल की नीड होगी, आपको लेबर की नीड होगी, आपको हो सकता है एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स की नीड होगी। तो ये सारी चीज़ें आपको कौन प्रोवाइड कराएगा, ये सारी सर्विसेज आपको कौन प्रोवाइड करा रहा है, हाउस होल्ड सेक्टर प्रोवाइड करा रहा है, ठीक है। तो सबसे पहला जो इकोनॉमी का सेक्टर है दैट इज़ हाउस होल्ड सेक्टर, वो हमने डिस्कस कर लिया कि हाउस होल्ड सेक्टर्स में आपके कौन इन्वॉल्व होते हैं। हाउस होल्ड सेक्टर में आपके कंज्यूमर्स इन्वॉल्व होते हैं जो कि कंजप्शन करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज का, विच आर प्रोड्यूस्ड बाय द प्रोड्यूसर और प्रोड्यूसर सेक्टर, ठीक है। और क्या करते हैं, आपके जो हाउस होल्ड सेक्टर में जो कंज्यूमर्स हैं, हाउस होल्ड्स हैं, वो प्रोड्यूसर को फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन और फैक्टर्स ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं जिससे कि प्रोडक्शन हो सके स्मूथली। अब हम बात करेंगे सेकंड सेक्टर ऑफ इकोनॉमी दैट इज द प्रोड्यूसर, और क्या बोल सकते हो आप उसको, प्रोड्यूसर सेक्टर, प्रोड्यूसर सेक्टर। अब प्रोड्यूसर सेक्टर में कौन आता है, आपके सारे प्रोड्यूसर्स आते हैं, ठीक है। कौन आते हैं, सारे प्रोड्यूसर्स। सो दिस सेक्टर involves producers of an economy, producers of an economy who produces goods and services for the consumption, यानी आपके हाउस होल्ड सेक्टर कंजप्शन करेंगे तो उस कंजप्शन को कंप्लीट करने के लिए, उनकी नीड्स को फुलफिल करने के लिए कौन इंपॉर्टेंट है, प्रोड्यूसर सेक्टर इंपॉर्टेंट है। क्योंकि प्रोड्यूसर सेक्टर क्या करता है, प्रोड्यूसर सेक्टर प्रोडक्शन करता है गुड्स एंड सर्विसेज का, जिनको कि अल्टीमेटली यूज़ करने वाला है आपका हाउस होल्ड सेक्टर। उसके अलावा ये क्या प्रोवाइड कराता है, फैक्टर पेमेंट्स। फैक्टर पेमेंट्स आर also provided by this sector, ओके। यानी अब हमने यहाँ पे एक न्यू कॉन्सेप्ट की बात करी दैट इज फैक्टर पेमेंट।
यानी फैक्टर पेमेंट भी प्रोवाइड कराता है आपका प्रोड्यूसर सेक्टर, किसको? हाउस होल्ड सेक्टर को। अब बात आती है फैक्टर पेमेंट। फैक्टर्स ऑफ पेमेंट्स क्या होते हैं? फैक्टर्स ऑफ पेमेंट का मतलब क्या हो गया? अभी हमने बोला था जब हम हाउस होल्ड सेक्टर को डिस्कस कर रहे थे कि जो हमारे हाउस होल्ड्स हैं वो प्रोड्यूसर को लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कराते हैं इन द फॉर्म ऑफ फैक्टर सर्विसेज। अब सिंपल है कि एक कोई भी वर्कर, कोई भी ह्यूमन किसी भी प्रोड्यूसर के पास जाके प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ में हेल्प करता है तो इन द रिटर्न उसको क्या चाहिएगा? ऑब्वियसली वो मनी लेगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया? उसका पेमेंट हो गया, यानी उसको क्या मिलेगा? या तो सैलरी मिलेंगी या वेजेस मिलेंगी। तो ये क्या हो गया? उसका एक लेबर का या एक ह्यूमन रिसोर्स का पेमेंट हो गया। यानी फैक्टर सर्विसेज के एक्सचेंज में जो प्रोड्यूसर प्रोवाइड करता है किसको? कंज्यूमर को, हाउस होल्ड सेक्टर को। यानी आप जा रहे हो किसी भी प्रोड्यूसर के यहाँ प्रोडक्शन करने के लिए, आपको उसके बदले में जो पेमेंट मिलेगा दैट इज नोन एज द फैक्टर पेमेंट, ठीक है। अब लैंड आपने किसी को रेंट पे दिया तो आपको मनी मिलेगा रेंट की फॉर्म में, तो ये भी आपका क्या हो गया? एक फैक्टर पेमेंट हो गया। अगर आपने जो है किसी के शेयर्स परचेज करे तो आपको उस पर क्या मिलेगा? शेयर्स, डिबेंचर्स, इन पे आपको इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है, कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलेगा, तो ये इंटरेस्ट आ गया आपका। उसके अलावा अगर आपने किसी को अपने एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स दिए हैं तो उसके बदले में आपको प्रॉफिट का कुछ पार्ट मिलेगा। तो ये सारे आपके क्या हो गए? आपने जो फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करी एज अ हाउस होल्ड, तो उसके रिटर्न में आपको कुछ पेमेंट मिला, दैट इज नोन एज द फैक्टर्स ऑफ पेमेंट, ठीक है। तो फैक्टर पेमेंट जो है कौन प्रोवाइड कराता है? आपका प्रोड्यूसर सेक्टर प्रोवाइड कराता है। किसको प्रोवाइड कराता है? आपके हाउस होल्ड सेक्टर को प्रोवाइड कराता है। देखो इकोनॉमी में जितने भी सेक्टर्स हैं वो एक दूसरे के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। विदाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी वन सेक्टर वहाँ पे काम नहीं हो सकता, ठीक है। सभी सेक्टर्स की अपनी अपनी इम्पोर्टेंस है, सभी सेक्टर्स एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं। तो हमने दो सेक्टर्स की बात करी, फर्स्ट वन था हाउस होल्ड सेक्टर एंड द सेकेंड वन इज प्रोड्यूसर सेक्टर। अब हम बात करेंगे थर्ड सेक्टर की, जो कि हमने ऑलरेडी आपको बताया है, दैट इज गवर्नमेंट सेक्टर, ठीक है। यानी गवर्नमेंट भी इकोनॉमी के एक सेक्टर की तरह वर्क करती है। अब देखते हैं कैसे, ठीक है। तो गवर्नमेंट जो है वो मेनली किसी भी इकोनॉमी में दो तरीके से काम करती है। एक तो प्रोड्यूसर की तरह काम करती है और दूसरा सोशल वेलफेयर के लिए काम करती है। किसके लिए? सोशल वेलफेयर के लिए। यानी प्रोड्यूसर की तरह काम कैसे करते हैं? आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं इकोनॉमी में जो कहाँ से मिलती हैं? विद द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट हमें उन चीज़ों को प्रोवाइड कराती है, ठीक है। और गवर्नमेंट भी प्रोडक्शन एंड कंजप्शन करती है। कंजप्शन किसके लिए? कि मान लीजिए जब वो पुअर सेक्टर्स को राशन वगैरह प्रोवाइड कराती है तो वो उसको कहीं ना कहीं से परचेज करेगी, ठीक है। और भी जैसे गवर्नमेंट जो उसके स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट एजुकेशन सिस्टम है, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करा रही है। आपकी जो आर्मी है उसकी नीड्स को पूरा कर रही है, तो इन सब के लिए वो खुद क्या करेगी? चीज़ों को परचेज करेगी गवर्नमेंट। तो वहाँ पे वो एज अ कंज्यूमर वर्क कर रही है और बहुत सारी चीज़ें हमें बना के देगी। बहुत सारे रोड्स हो गए, डैम्स हो गए, हाईवेज हो गए, तो ये सारे बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हो गए। तो जब ये इन सारी चीज़ों को प्रिपेयर करती है, मैन्युफैक्चर करती है, तो उस जगह पे ये किसका काम करती है? प्रोड्यूसर का काम करती है। उसके साथ साथ कंट्री के वेलफेयर के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है आपकी गवर्नमेंट। तो इसीलिए गवर्नमेंट भी क्या है? एक सेक्टर है आपकी इकोनॉमी का। अब तीसरा सेक्टर आता है, दैट इज फोर्थ है एक्सटर्नल वर्ल्ड। एक्सटर्नल वर्ल्ड, ठीक है, एक्सटर्नल वर्ल्ड या आउटसाइड द वर्ल्ड। इसका मतलब क्या हो गया कि आपके, या फिर आप इसको बोल सकते हो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड यानी आपकी कंट्री के अलावा बाकी जो पूरा कंट्री है, पूरे वर्ल्ड के अदर जो कंट्रीज़ हैं आपके, वो भी आपकी इकोनॉमी का एक सेक्टर है। अब ये कैसे आपकी इकोनॉमी का सेक्टर हो सकते हैं? आप सभी को पता है कि कोई भी कंट्री सेल्फ सफिशिएंट नहीं होता है। सेल्फ सफिशिएंट का मतलब क्या हो गया? सेल्फ सफिशिएंसी का मतलब हो गया कि आपके कंट्री के लोगों की जितनी भी नीड्स हैं उन सबको आप खुद ही पूरा कर रहे हो। आपको किसी भी पर्सन, किसी भी कंट्री से इंपोर्ट करने की नीड नहीं है।
तो ऐसा बहुत कम होता है कि कोई भी कंट्री सेल्फ सफिशिएंट हो, तो कहीं ना कहीं हम लोग क्या करते हैं, अदर कंट्रीज से भी गुड्स एंड सर्विसेज का इंपोर्ट करते हैं, एंड हमारे यहाँ जो एक्स्ट्रा प्रोडक्शन होता है उसको हम करते हैं एक्सपोर्ट अदर कंट्रीज में। तो इस तरीके से हमारा एक्सटर्नल वर्ल्ड या रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जो है वो भी एक सेक्टर होता है हमारी इंडियन इकोनॉमी का या हर एक इकोनॉमी का। तो इस तरीके से हमने क्या पढ़ा कि किसी भी इकोनॉमी में कितने सेक्टर्स होते हैं, मेनली 4 सेक्टर्स होते हैं। फर्स्ट वन इज हाउस होल्ड सेक्टर, सेकेंड इज आपका प्रोड्यूसर सेक्टर, थर्ड इज गवर्नमेंट सेक्टर एंड फोर्थ वन इज रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में आपके क्या आते हैं, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट्स आते हैं, यानी हम जो अदर कंट्रीज को अपना प्रोडक्शन सेल कर रहे हैं दैट इज एक्सपोर्ट, और अदर कंट्रीज से अपने कंट्री में जो गुड्स एंड सर्विसेज लेकर आ रहे हैं दैट इज इम्पोर्ट। तो यहाँ पे ये चारों सेक्टर्स क्या हो गए, एक इकोनॉमी के पार्ट हो गए। तो जब भी हम किसी भी इकोनॉमी की कोई कैलकुलेशन करेंगे तो हम इन चारों सेक्टर्स को हमेशा ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट जो इसका सब टॉपिक है दैट इज इंटरसेक्टरल फ्लो। ठीक है, यानी हमारा जो नेक्स्ट सब टॉपिक आएगा वो है आपका इंटरसेक्टरल फ्लो। इंटरसेक्टरल फ्लो का मतलब क्या हो गया कि हमारी जो इकोनॉमी है उसके सारे सेक्टर्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, मैंने अभी बताया था। तो इनमें क्या होता रहता है, आपस में भी फ्लो होता रहता है। ठीक है, अब कैसे फ्लो होता है एक बार इसको समझते हैं। हमारी इकोनॉमी का फर्स्ट सेक्टर कौन सा था, हाउस होल्ड सेक्टर, सेकंड है प्रोड्यूसर सेक्टर, थर्ड है आपका गवर्नमेंट एंड फोर्थ है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, तो अभी क्या है, ये चारों सेक्टर्स जो हैं एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, एक दूसरे से डिपेंडेंट हैं। कैसे, हमने आपको बताया हाउस होल्ड सेक्टर किस पे डिपेंड है, प्रोड्यूसर सेक्टर पे डिपेंड है। किस पे डिपेंड है, प्रोड्यूसर सेक्टर पे डिपेंड है। हाउस होल्ड सेक्टर प्रोड्यूसर सेक्टर पे किस लिए डिपेंड है, फॉर द कंजप्शन, यानी गुड्स एंड सर्विसेज के कंजप्शन के लिए। यानी जब तक किसी कंट्री में प्रोड्यूसर सेक्टर नहीं होगा, प्रोडक्शन नहीं होगा गुड्स एंड सर्विसेज का, और जब प्रोडक्शन नहीं होगा तो हम लोग यानी हाउस होल्ड सेक्टर जो है अपनी जो नीड्स हैं उनको फुलफिल नहीं कर पाएंगे। तो एक तरीके से हम जो है हाउस होल्ड सेक्टर किस पे डिपेंड हो गए, प्रोड्यूसर सेक्टर पे। किस चीज़ के लिए डिपेंड हो गए, कंजप्शन के लिए या गुड्स एंड सर्विसेज के लिए। और हम किस चीज़ के लिए डिपेंड हो गए, फैक्टर्स ऑफ पेमेंट के लिए, फैक्टर्स ऑफ पेमेंट या फैक्टर पेमेंट्स के लिए। ठीक है, अब फैक्टर पेमेंट्स के लिए कैसे हो गए हम इन्वॉल्व, जैसे आप सपोज कीजिए कि आपकी इकोनॉमी में कोई भी प्रोडक्शन नहीं करता है, प्रोडक्शन का कोई भी काम नहीं होता, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती, कोई भी बिजनेस रन नहीं करता, तो कहीं ना कहीं ना तो आपको कोई जॉब मिलेगी, ना ही आप किसी के अंडर में काम कर सकते हो, एम्प्लॉयमेंट ले सकते हो। तो इस केस में क्या आपके पास मनी आएगा, क्या आपके पास इनकम आएगी, नहीं आएगी, क्योंकि जब हम किसी के यहाँ काम ही नहीं कर रहे, कोई प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा हमारे इकोनॉमी में, कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म नहीं हो रही, तो क्या होगा कि हमारे पास मनी नहीं आएगा। और जब हमारे पास फैक्टर पेमेंट नहीं आएंगे, मनी नहीं आएगा, तो हम अपनी नीड्स को फुलफिल कैसे कर पाएंगे। तो इस तरीके से हमने देखा कि हाउस होल्ड सेक्टर किस पे डिपेंडेंट है, प्रोड्यूसर सेक्टर पे। अब ऐसा नहीं है कि हम ही ओनली डिपेंडेंट हैं प्रोड्यूसर सेक्टर पे, प्रोड्यूसर सेक्टर भी डिपेंडेंट है हमारे ऊपर, यानी हाउस होल्ड सेक्टर के ऊपर। कैसे डिपेंडेंट है, देखो प्रोड्यूसर सेक्टर ने गुड्स एंड सर्विसेज बनाए, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग कर ली, प्रोडक्शन कर लिया, सब कुछ हो गया, लेकिन आपका जो हाउस होल्ड सेक्टर है वो गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज नहीं करना चाहता, एग्जिस्ट नहीं करता है। तो क्या प्रोड्यूसर का जो प्रोडक्शन है वो यूजफुल होगा? ऑब्वियसली नॉट, क्योंकि जब प्रोडक्शन जो है वो सेल ही नहीं हो रहा तो जो आपका प्रोड्यूसर सेक्टर है उसको रिटर्न में प्रॉफिट नहीं मिलेगा। तो इसलिए प्रोड्यूसर सेक्टर भी किसके ऊपर डिपेंडेंट है, हाउस होल्ड सेक्टर के ऊपर। किसके लिए? फॉर द सेल ऑफ हिज हर प्रोडक्शन, यानी प्रोडक्शन उन्होंने किया है, उस प्रोडक्शन की सेल के लिए वो डिपेंडेंट है आपके हाउस होल्ड सेक्टर के ऊपर। उसके अलावा वो किसके लिए डिपेंडेंट है? फैक्टर सर्विसेज के लिए और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के लिए। यानी अगर आप जो हाउस होल्ड सेक्टर हैं इनको सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कराओगे, यानी लेबर काम करने से मना कर दे, ठीक है, लेबर वर्क करने से मना कर दे,
आप जो है लैंड उनको रेंट पे देने से मना कर दो, कैपिटल उनकी कलेक्ट करने में हेल्प ना करो, मना कर दो, एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स ना दो, यानी जितनी भी फैक्टर सर्विसेज हैं अगर हाउस होल्ड सेक्टर प्रोड्यूसर सेक्टर को नहीं देगा तो क्या होगा, प्रोड्यूसर सेक्टर में प्रोडक्शन नहीं होगा। क्योंकि ओनली इस्टेब्लिशमेंट करना किसी भी बिजनेस का या किसी भी फर्म का इम्पोर्टेंट नहीं है, इसके साथ साथ हमें वहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स भी चाहिए, ठीक है, हमें वहाँ पे कैपिटल भी चाहिए, हमें वहाँ पे स्किल्स भी चाहिए, यानी स्किलफुल पर्सन भी चाहिए जो वो उस प्रोडक्शन को और ज़्यादा इंक्रीज कर सकें। तो अगर फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड ही नहीं करेगा आपका हाउस होल्ड सेक्टर तो प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा। इस तरीके से हमने क्या देखा, प्रोड्यूसर सेक्टर किस पे डिपेंडेंट है, हाउस होल्ड सेक्टर पे। तो यहाँ पे ये क्या हो रहा है, इंटरसेक्टरल फ्लो हो रहा है, यानी यहाँ से हाउस होल्ड सेक्टर से चीज़ें प्रोड्यूसर सेक्टर के पास जा रही हैं, प्रोड्यूसर सेक्टर से हाउस होल्ड सेक्टर के पास आ रही हैं। अब अगर हम गवर्नमेंट की बात करें तो हम दोनों ही सेक्टर, हाउस होल्ड एंड प्रोड्यूसर सेक्टर, किसके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, गवर्नमेंट के ऊपर। किसके लिए, फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कंट्री में एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से चले, मैनेजमेंट अच्छे से हो, उसके लिए हम डिपेंडेंट है किस पे, गवर्नमेंट के ऊपर। और लॉज के लिए, लॉज पॉलिसीज किसी भी कंट्री में स्मूथली चल सकें, इसके लिए भी हम किसके ऊपर डिपेंडेंट हैं, गवर्नमेंट के ऊपर। अब गवर्नमेंट भी हम लोगों के ऊपर डिपेंडेंट है, प्रोड्यूसर सेक्टर और हाउस होल्ड सेक्टर के ऊपर। किस तरीके से कि अगर हमारी इकोनॉमी में कंजप्शन नहीं होगा, हमारी इकोनॉमी में प्रोडक्शन नहीं होगा तो इनको क्या नहीं मिलेगा, टैक्स नहीं मिलेगा। क्लियर है। और जब टैक्स नहीं मिलेगा गवर्नमेंट को तो गवर्नमेंट कोई भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म नहीं कर पाएगी फॉर आवर वेलफेयर। तो इसीलिए गवर्नमेंट के इनकम का सोर्स भी कौन है, हम ही लोग तो हैं, तो इसीलिए गवर्नमेंट हमारे ऊपर डिपेंडेंट हो गई। अब अगर हम बात करें रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड यानी हमारे कंट्री के अलावा अदर कंट्रीज़ भी हमारे ऊपर डिपेंडेंट हैं। कैसे डिपेंडेंट है, देखो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं हर एक कंट्री में जिसको वो एक्सपोर्ट करता है। बहुत सारे कंट्रीज़ को उन चीज़ों की ज़रूरत होती है, लाइक हमारे कंट्री में स्पाइसेस, कॉटन, इन सारी चीज़ों का बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है अदर कंट्रीज़ में। तो अब मान लीजिए हमारे कंट्री में हम इन चीज़ों का प्रोडक्शन ना करें या इन चीज़ों को हम एक्सपोर्ट ना करें तो अदर कंट्रीज़ पे कहीं ना कहीं इस चीज़ का अफेक्ट पड़ेगा। तो यानी यहाँ पे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जो है, यानी जो हमारी अदर कंट्रीज़ हैं वो हमारे ऊपर डिपेंडेंट हो गई। और ऐसा नहीं है कि केवल वही हमारे ऊपर डिपेंडेंट है, हम भी उनके ऊपर डिपेंडेंट हैं। हमारी डेली लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, ठीक है, बहुत सारी जो हम यूज़ कर रहे हैं और वो किससे बिलोंग करती हैं, किसी अदर कंट्री से, यानी उनका प्रोडक्शन कहाँ पे हुआ, किसी और कंट्री में। तो जब इम्पोर्ट्स होना बंद हो जाएंगे तो हम जो है बहुत सारी चीज़ों को यूज़ नहीं कर पाएंगे, यानी काफ़ी सारी चीज़ों के लिए हम डिपेंडेंट हैं किसके ऊपर, हमारी अदर कंट्रीज़ के ऊपर। तो इस तरीके से हमने क्या देखा कि ये चारों जो सेक्टर्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर क्या रहते हैं, डिपेंडेंट रहते हैं। और इसी इंटरडिपेंडेंसी को, इसी डिपेंडेंसी को हम क्या बोलते हैं, इंटरसेक्टरल फ्लो, यानी चारों ही सेक्टर्स के बीच में कुछ फ्लो हो रहा होता है, उसी को हम बोलते हैं इंटरसेक्टरल फ्लो। तो अगर हम इंटरसेक्टरल फ्लो की बात करें तो किसी भी इकोनॉमी में मेनली कितने टाइप का इंटरसेक्टरल फ्लो होता है, 2 टाइप का इंटरसेक्टरल फ्लो होता है, ठीक है। कितने टाइप का, 2 टाइप का, रियल फ्लो एंड मनी फ्लो, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, रियल फ्लो और मनी फ्लो के कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि रियल फ्लो क्या होता है और मनी फ्लो क्या होता है। तो इसको समझने से पहले मैं आपको एक अजम्पशन बताती हूँ कि जब भी हम ये रियल फ्लो या मनी फ्लो पढ़ेंगे तो हम केवल इसको 2 सेक्टरल इकोनॉमी में पढ़ेंगे। किस में पढ़ेंगे, 2 सेक्टरल इकोनॉमी में। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि किसी भी कंट्री में 3 टाइप की इकोनॉमी हो सकती हैं, 2 सेक्टरल इकोनॉमी, 3 सेक्टरल इकोनॉमी, ठीक है। जो दोनों ही हैं इन दोनों को हम क्लोज्ड इकोनॉमी भी बोलते हैं। और एक इकोनॉमी होती है हमारी ओपन इकोनॉमी। अब ये कैसे समझना है कि ये क्या होता है, सबसे पहले हमको याद रखना है कि हमारी इकोनॉमी में कितने सेक्टर्स होते हैं। तो हम 1 बाय 1 बात करेंगे। हाउस होल्ड सेक्टर होता है, प्रोड्यूसर सेक्टर होता है, गवर्नमेंट होती है और आपके रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड यानी अदर कंट्रीज होते हैं। तो आप स्टार्टिंग के 2 सेक्टर्स की जब आप बात करोगे, यानी केवल हाउस होल्ड सेक्टर और प्रोड्यूसर सेक्टर, तो जहाँ पे ये दोनों सेक्टर्स ही एग्जिस्ट करते हैं उस इकोनॉमी को हम बोलते हैं 2 सेक्टरल इकोनॉमी। और जहाँ पे इन दोनों सेक्टर्स के साथ गवर्नमेंट यानी तीसरा सेक्टर भी इन्वॉल्व हो जाता है उसको हम बोलते हैं 3 सेक्टरल इकोनॉमी। लेकिन इन दोनों ही इकोनॉमीज को हम बोलते हैं क्लोज्ड इकोनॉमी।
क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम इस इकोनॉमी में अदर कंट्री से यानी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से कोई भी कनेक्शन नहीं रख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल ये कंट्री है, कंट्री ए, ठीक है, तो ये कंट्री ए जो है वो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से ना तो एक्सपोर्ट करती है ना इंपोर्ट करती है, ठीक है ना, एक्सपोर्ट हो रहा है ना इंपोर्ट, यानी यहाँ पे क्या है, क्लोज है, ये अदर कंट्रीज के साथ इसका कोई भी कनेक्शन नहीं है, तो इसीलिए ये कौन सी इकोनॉमी हो गई, क्लोज इकोनॉमी। लेकिन अगर हम ओपन इकोनॉमी की बात करें, वहाँ पे हम क्या करते हैं, अदर कंट्रीज के साथ, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट भी करते हैं। तो ये इकोनॉमी के टाइप हो गए। अब हमने क्या बोला कि जब हम रियल फ्लो और मनी फ्लो का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, रियल फ्लो और मनी फ्लो क्या है, इंटरसेक्टरल फ्लो है। इंटरसेक्टरल फ्लो मतलब अभी हमने बताया कि इकोनॉमी जो होती है उसके ये चारों सेक्टर्स के बीच में आपस में इंटरडिपेंडेंसी रहती है, चीज़ों का फ्लो हो रहा होता है एक जगह से दूसरी जगह, सारा मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। तो इस तरीके से हमने उस फ्लो को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, पहला है आपका रियल फ्लो और दूसरा है आपका मनी फ्लो। तो अभी रियल फ्लो और मनी फ्लो जब हम पढ़ेंगे तो हम केवल दो सेक्टर्स को देखेंगे ताकि हमारा जो एक्सप्लेनेशन है, अंडरस्टैंडिंग है, वो इजी हो जाए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, फिर हम ऑब्वियसली उसको कनेक्ट कर सकते हैं अदर सेक्टर्स के साथ। तो हम यहाँ पे केवल दो सेक्टर्स को पढ़ेंगे इन दोनों फ्लोज में। पहला है आपका कौन सा सेक्टर, हाउस होल्ड सेक्टर, और दूसरा आपका प्रोड्यूसर सेक्टर, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में जो फ्लो होता है दो तरीके का होता है, रियल फ्लो एंड मनी फ्लो। इन दोनों फ्लोज को हम पढ़ेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तो आई होप जितना भी आज हमने डिस्कस किया, जो भी चारों सेक्टर्स डिस्कस किए इकोनॉमी के, वो आपको क्लियर हुए हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। तो मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अदर स्टूडेंट्स के साथ। सो थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।